तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो भाई तुम सबके इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मुझे तो वो कमेंट्स कम हेट कमेंट्स ज्यादा लग रहे थे। तो इस वजह से मैंने ट्रांजिशन एकेडमी के शाम के एपिसोड को बंद करके ये न्यू मांगा स्टार्ट कर दिया है, ताकि आप ये ना बोलो कि आप बार बार मेंबरशिप के लिए नए मांगास ला रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सबके लिए भी न्यू मांगा आने वाला था, बट वो ट्रांजिशन एकेडमी खत्म होने के बाद आता। लेकिन कई लोगों ने बार बार मुझे कमेंट किया, और जिस वजह से अब मैं शाम को एक न्यू मांगा डालूंगा जो कि सभी के लिए होगा। एंड सुबह में हमारा ट्रांजिशन एकेडमी। अब इस चीज से कौन कौन एग्री करता है मुझे बता देना, और कौन कौन डिसएग्री करता है वो भी मुझे बता सकते हो। तो चलो बिना ज्यादा बातचीत को आगे बढ़ाए मांगा को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, ये मांगा आपको यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि लगभग 10 चैप्टर के अप्रोक्स होंगे। बट मेरा यकीन मानो ये मांगा काफी ज्यादा बढ़िया है, और इसे काफी पहले ही इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया है, जिस वजह से ये मांगा ऑनगोइंग नहीं है। मैं दोबारा से बताता हूँ, ये मांगा ऑनगोइंग नहीं है, ये मांगा कंप्लीट हो चुकी है मांगा राइटर्स की तरफ से, जिसके पूरे 320 एपिसोड हैं। तो अब आप लोग आराम से बैठकर पूरे महीने तक के लिए एक न्यू मांगा को एंजॉय कर सकते हो। और वेल मुझे भी इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता, तो आप सबके साथ साथ में मैं भी इस मांगा को एक्सप्लेन करते हुए एंजॉय करूंगा। तो चलो बिना ज्यादा बातचीत को बढ़ाए बढ़ते हैं अपने न्यू वाले मांगा की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कोई बोलता है हम बिल्कुल मॉन्स्टर्स के बीचों बीच फंस गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़के और एक लड़की को, जिसके बाद यहाँ पर लड़की बोलने लगती है क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। उसके जवाब में यहाँ पर लड़का बोलता है नहीं। बट हम देखते हैं वो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी अचानक से ही इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। एंड उसके बाद फिर लड़का वापस से बोलता है हम ऐसे नहीं मर सकते, और अब मुझे किसी भी हाल में यहाँ से जिंदा निकलना होगा। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम एक सिटी का प्रिजन दिखाया जाता है, मतलब जेल। और हम देखते हैं उसमें से एक लड़का किसी से बात करता है डैड मैं अब 18 साल का हो गया हूँ और अब मैं अडल्ट हूँ, और एक बारी आपने कहा था कि जब मैं अडल्ट हो जाऊंगा तब मुझे सारे सच के बारे में पता चल जाएगा। और वो एक मॉन्स्टर वेव जिसने सालों पहले पूरे के पूरे शहर को ही तबाह कर दिया था, उसके बारे में अब आपको मुझे सच बताने का टाइम आ गया है। एंड हम देखते हैं ये लड़का अपना एमसी है, मतलब अपना मेन प्रोटैगनिस्ट। और उसके बाद फिर ये अपने डैड से बोलता है डैड अब टाइम आ गया है कि मैं आपके नाम को साफ कर दूं। और हम देखते हैं वो जो सामने प्रिजन में बैठा होता है वो कोई और नहीं बल्कि अपने एमसी के फादर होते हैं। एंड उसके बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है पूरे 8 साल पहले, जहाँ पर कोई बताता है सिटी में 8 साल पहले ऐसे मॉन्स्टर्स की वेव आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, और इसे चाइना की हिस्ट्री की सबसे बड़ी तबाही माना गया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आसमान में काफी सारे मॉन्स्टर्स उड़ रहे होते हैं, और साथ ही साथ हर जगह सिटी में चारों तरफ आग ही आग लगी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपना एमसी वापस से बताता है मेरे फादर जुओ हुई वो अकेले पर्सन थे जो वहाँ पे सरवाइव कर पाए थे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर ये ब्लेम लगा दिया गया कि मॉन्स्टर्स की वेव के बाद जुओ हंटर सिटी छोड़कर भाग गया था, मतलब वो अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया, और इस घिनौने क्राइम के लिए उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया। और इन्होंने देश के लिए पहले जितने भी अच्छे काम किए थे उनको देखकर इन्हें 10 साल की ही सजा सुनाई गई, और इन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई। उसके बाद पिछले 8 साल से गद्दार का बेटा सुनता हुआ आ रहा हूँ, मुझे मेरे स्कूल से भी निकाल दिया गया, और उन्होंने फिर बोला कि हमारा स्कूल गद्दार के बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेगा। जिसके बाद फिर मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन जितने भी ओनर्स थे उन्होंने मुझसे एक बात बोली अगर तुम यहाँ पर काम करोगे तो हम अपना धंधा कैसे चलाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर ग्राहक हमारी दुकान पर भी आएंगे। और यहाँ तक कि ब्लड डोनेट करते हुए भी डॉक्टर मुझसे बोलते हैं गद्दार के बेटे का खून, इसकी जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी, ये कभी नहीं हो सकता। एंड हम यहाँ पर देखते हैं अपना मेन प्रोटैगनिस्ट ये सब कुछ बातें अपने फादर को बता रहा होता है, जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने फादर पर लगे हुए इस इनजस्टिस को क्लियर करना है। लेकिन हम देखते हैं उसके फादर सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं ज़ुओफान। उस समय जो मेरे साथ हुआ था उसके बारे में कहने को मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, और सब कुछ साफ साफ तय हो चुका है, और साथ ही साथ मैंने अपना क्राइम भी मान लिया है, तो अब तुम जा सकते हो। और मेरी बात मानो, सिटी जेड छोड़ दो, अपना नाम बदलो, फिर उसके बाद अपनी पहचान बदलो ताकि तुम एक बेटर लाइफ जी सको। और हम यहाँ पर देखते हैं जुओ ये सब कुछ काफी ज्यादा गौर से सुन रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर जुओ के फादर वापस से बोलते हैं तुम लोगों को बस ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम्हारा मेरे जैसा कोई फादर था ही नहीं, क्योंकि देश से गद्दारी करने वाले का बेटा होना आसान नहीं होता। बट हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद जो जुओ होता है वो टेबल पर काफी ज्यादा ही जोर से हाथ पटकते हुए बोलता है मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता। जिसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है डैड आप उस टाइप के पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद अपना जुओ प्रिजन कॉलिंग सेंटर से बाहर आने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर एक प्रिजन गार्ड उसे देखकर बोलता है वो देखो वो बाहर आ गया, ओह ये तो एक टेररिस्ट का बेटा है ना।
उसके बाद हम देखते हैं जुओ के पास एक गार्ड जाता है और उसके बाद फिर वो जुओ से बोलता है अगर तुम अगली बार मिलने आते हो तो उसके बदले तुम्हारी फीस को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद जुओ काफी ज्यादा ही शौक होते हुए बोलता है क्या 3 टाइम्स, ये तो 1000 से भी ऊपर चले जाएंगे, आखिरकार आप इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं वो प्रिजन गार्ड बोलता है ये हमारे हायर सबका डिसीजन है, मतलब सीनियर्स का, और हम तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलने की इजाजत दे रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काफी है क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारे फादर ने देश से गद्दारी की थी। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना जुओ होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद फिर वो सोचता है एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी जान को जोखिम में डाला और कंट्री के लिए काउंटलेस कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, आखिरकार फिर वो गद्दार कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जुओ को ये सब कुछ सोचते हुए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसके साथ साथ फिर वो बोलता है मैं डेफिनेटली सच का पता लगा कर रहूंगा। जिसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जुओ सिटी में आ चुका है और वो चलते चलते सोचता है सिर्फ $450 ही मिलने की फीस हर महीने मेरी जेब को खाली कर देती है और अब तो ये 3 गुना ज्यादा हो गया है, आखिरकार ये सब कुछ अब मैं हैंडल कैसे करूंगा। स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व बनाने के बाद मैंने इतने सालों तक मर्सनरी गिल्ड में कुछ पैसे कमाने के लिए ही अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जू अपने हाथ पर कुछ मैजिक जैसा लेकर आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं वो वापस से बोलता है एक ऑर्डिनरी हेल्थ पर्सन हर चीज में ही फर्स्ट होगा, मतलब हर कैटेगरीज के अंदर, और एक ऑफिशियल स्टारफॉल वॉरियर के एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, वो भी सभी कैटेगरीज के अंदर। लेकिन सिर्फ मेरा माइंड और एजिलिटी ही है जो कि 10 से ऊपर है, इस वजह से मेरी सोचने की और मेरे चलने की जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा तेज है, और जो मेरी फिजिक एंड स्ट्रेंथ है उसके नंबर्स तो पता नहीं पूरे आधे साल से चेंज हुए ही नहीं है। और अगर अब मुझे यहाँ पर अपने फादर के नेम को क्लियर करना है तो मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन को कभी भी नहीं रोकना है। हाँ, मुझे ये बात पता है कि उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज तक मुझे नहीं बताई। खैर चलो छोड़ो, मर्सनरी गिल्ड में जो मैं कमाता हूँ उससे मेरे रहने खाने का खर्चा तो निकल जाता है और उन सबको निकालने के बाद मेरे पास अराउंड $450 ही बचते हैं। लेकिन अब मुझे इसका 3 टाइम्स पे करना होगा, आखिरकार अब मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगा। जहाँ पर इतना सोचने के बाद जो जुओ होता है वो अपने एक लॉकेट को पकड़ लेता है और उसके बाद फिर वो उसे देखते हुए बोलता है मेरे पास सिर्फ यही एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट बचा हुआ है जो कि ये नेकलेस है। और उसके बाद फिर वो नेकलेस के बारे में बताते हुए बोलता है मेरी मॉम ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट पर प्रेजेंट दिया था और उन्होंने मुझे बताया था ये जो नेकलेस है वो मीटियोर फ्रेगमेंट से बना है जिस दिन रात को स्टारफॉल हुए थे, मतलब तारे टूटे थे, जिस वजह से जो इसकी कीमत है वो काफी ज्यादा है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर अपने किम की झलक दिख जाती है। एंड अब इसको देखकर किस किस को अपने किम की याद आई है वो मुझे कमेंट में बता देना। एंड उसके बाद हम फिर देखते हैं ये अपने नेकलेस को पकड़ते हुए बोलता है क्या मुझे ये सेल कर देना चाहिए। एंड इतना सोचने के बाद ही फिर वो अपने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसके बाद बोलता है आखिरकार मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ, मुझे अब जाकर मर्सनरी गिल्ड के अंदर हाई रैंक मिशन को करना होगा। और उसी के बाद फिर यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है सिटी जेड के मर्सनरी हॉल के अंदर, जहाँ पर सभी लोग जुओ के आते ही बोलते हैं क्या ये कचरा फिर से यहाँ आ गया, ये 3 साल से अवेकंड है और अभी भी सबसे ज्यादा कमजोर, ये तो बिल्कुल स्टारफॉल वॉरियर्स का रिवर्स है और अभी भी काफी ज्यादा कमजोर स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व के अंदर। जिसके बाद फिर कोई और बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ इतना ही कर पाएगा। एंड उसके बाद फिर कोई और बोलता है आखिरकार देश से गद्दारी करने का नतीजा तो यही होना था। और इन सब की बातें सुनने के बाद जुओ मन में सोचने लगता है यहाँ के लोग आज भी इतना ज्यादा ही शोर करते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक मोटे से पर्सन को जिसे कोई अंकल फैटी करके बुलाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि जुओ होता है। जिसके बाद फिर वो आते ही बोलता है क्या आप मेरे लिए कुछ ठीक ठाक से ई रैंक मिशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने की वजह से वो बूढ़ा काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उसके बाद फिर वो आते ही जुओ के सर पे एक जोरदार रख के देता है। एंड फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है बदतमीज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अंकल गाओ कहो। हाँ, इनका नाम अंकल गाओ है और क्या तुम मुझे यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड से बाहर निकलवाना चाहते हो। इसके बाद फिर वो बोलते हैं ई रैंक मिशन, वो भी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ को देखकर। ओह, तो इसका मतलब ई रैंक मॉन्स्टर्स के डंजन में जाना बेसिकली सुसाइड होगा। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अंकल गाओ अपने सिगार को जलाने लगते हैं। इवन तुम्हें एफ रैंक की डंजन्स में जाने के लिए भी एक ऑफिशियल स्टारफॉल वॉरियर को लेकर जाना पड़ता है खुद की प्रोटेक्शन के लिए। और वैसे भी तुम सच में काफी ज्यादा ही लकी हो कि तुम इतने लॉन्ग टाइम से सरवाइव करते हुए आ रहे हो। यहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ तो तुम एक एफ रैंक की डंजन्स के अंदर भी बली के बकरे ही हो। जिसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं तुम यहाँ पर सिर्फ एक स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक ई रैंक के मॉन्स्टर डंजन के अंदर भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना जुओ बोलता
है, मुझे ये सब कुछ पता है अंकल गाओ, लेकिन आखिरकार मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अंकल गाओ होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं, जिसके बाद फिर वो वापस से बोलते हैं यहाँ मेरे पास एक ई रैंक का काम है, इस चीज के पैसे भी अच्छे मिलेंगे, जहाँ पर जो ये ग्रुप है वो स्काउट को ढूंढ रहा है, लेकिन हाँ ये साथ ही साथ एक ई रैंक का मॉन्स्टर डंजन है जो कि उन्हें साफ करने का मिशन मिला हुआ है। एंड ये यहाँ पर काफी ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर जो अंकल गाओ होते हैं वो जुओ को एक लेटर दे देते हैं, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर जुओ बोलता है ये तो $3000 हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना पढ़ने के बाद जो जुओ होता है वो अपने अंकल के पैर में पड़ जाता है और बोलता है अंकल गाओ आई लव यू। मतलब इसकी कुछ ना कुछ हरकतें तो अपने किम वाली हैं, बेचारा बहुत ज्यादा ही अभी गरीब है। एंड उसके बाद हम देखते हैं अंकल गाओ बोलते हैं ये पार्टी मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी, तो अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। जिसके बाद हम देखते हैं जुओ को, जिसको वापस से अंकल गाओ ने एक पंच दिया था रख के। एंड जुओ फिर बोलता है ओके मैं समझ गया। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है एक मॉल पर, जहाँ हंटर्स के कपड़े मिलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अपने जुओ को, जिसने नए नए आउटफिट्स पहन लिए होते हैं। और उसके बाद फिर वो सोचता है एक ई रैंक के डंजन को साफ करने के मिशन के लिए वो सभी स्टारफॉल वॉरियर्स हैं या फिर नोविस रैंक या उससे भी अबव। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने जुओ का एक काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक अपने हंटर्स ड्रेस में। एंड वो वापस से पोज मारते हुए बोलता है मुझे बस यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से ही स्काउटिंग करनी है, जिसके बाद मुझे अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं जुओ कहीं तो पहुंच जाता है जहाँ उसके सामने एक पार्टी खड़ी होती है। और उसे दूर से ही देखने के बाद जुओ बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मुझे उठाया जाएगा। और वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उस टीम में से एक लड़की उसे नोटिस करती है। एंड उसके बाद फिर वो बोलती है ओह तो तुम स्काउट हो जिसे अंकल गाओ ने रिकमेंड किया था। एंड इतना बोलने के बाद फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मैं इस कॉम्बैट पार्टी की लीडर हूँ और मेरा नाम है मो यिनयुए, जिसे हम मुंह करके बुलाने वाले हैं क्योंकि इसका नाम सच में काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जुओ ये सब कुछ सुनने के बाद उसको काफी ज्यादा शौक होते हुए देखता है। एंड फिर मन में सोचता है इसके वेपन्स और इक्विपमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि एक लेडी है और साथ ही साथ इंटरमीडिएट रैंक स्टारफॉल की वॉरियर। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो 2 से 3 दिन वेट करो, एपिसोड अच्छा लगने लग जाएगा, अपने आप ही पूरा मांगा अच्छा लगने लग जाएगा। एंड प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी कमेंट में बार बार स्पैम ना करे कि ये एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि मुझे ये बात पता है। एंड मुझे ये भी पता है कि इसके कम से कम 10 से 15 चैप्टर्स एक्सप्लेन है, तो फिर मैं सिर्फ 10 और 15 चैप्टर्स के लिए पूरे 300 चैप्टर्स को तो नहीं छोड़ सकता। एंड ये बात आपको भी काफी अच्छे से पता होगी। तो चलो इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं एंड मैं मिलता हूँ कल एक और नए इसी के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।